हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, एंड वी विल गो ऑन विद द कॉन्सेप्ट्स दैट वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और हाँ, कुछ वीडियोस ऐसा होता है कई बार ना, क्योंकि आपको वीकेंड्स में शायद वीडियोस मिलते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक, कई बार आप परेशान हो रहे होते हैं, क्वेश्चन जो मैंने दिए आपको होमवर्क हुआ नहीं, तो कई बार कुछ वीडियोस आपको लेट मिलते हैं। लेट का मतलब क्या, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके वीडियोस आपको मिल रहे होते हैं, तो समटाइम्स यू गेट वीडियोस अ बिट लेट। वो लेट नहीं होते, एज पर शेड्यूल ही रहते हैं, वो शेड्यूल पर चलते हैं। लेकिन और हाँ, शेड्यूल स्केड्यूल ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। वन इज ब्रिटिश, द अदर इज अमेरिकन। स्केड्यूल दिस इज अमेरिकन एंड शेड्यूल दिस इज ब्रिटिश। तो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लास्ट वीडियो में, अगली वीडियो में उनका मैं आंसर्स भी दे देता हूँ, ठीक है? बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कोशिश करते हैं, मुझे बताते हैं, आंसर देते हैं, दैट इज वेरी गुड। अच्छा लगता है मुझे, बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए बहुत ध्यान से। सॉरी। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं ध्यान से देखते समझते हुए, और बड़ी आसानी से चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस थे पिछली क्लास में उन्हें देखते हैं पहले, ठीक है? एंड देन वी विल गो अहेड। तो जी क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन ये था, नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स, नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना? या पहले मैं ये बताता हूं, फिर उसको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है? मोर देन व्हाट यू डिड, मोर देन यू डिड टू हिम वॉज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। यहां आप अगर देखें, समझने की कोशिश करें, मैंने कहा था कि अगर आप सिर्फ रूल्स ही समझते रहेंगे तो चीजें आपके लिए उतनी आसान नहीं होंगी बच्चे। मोर देन यू डिड टू हिम वॉज वर, यहां पर आपने क्या लेना है? वॉज लेना है। यहां जो आपका आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? वॉज होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? ये वॉज होगा बच्चे यहां पर, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो तुमने उसके लिए किया उससे ज्यादा उसे तुमसे एक्सपेक्टेशन थी। तो एक्चुअली जो मोर है ना, उसका अपना नंबर नहीं होता। मैंने जिस तरह आपको घुमाकर बताया था कि मोर ऑफ द बॉयज एंड मोर ऑफ द मिल्क, मोर ऑफ द मिल्क, मोर ऑफ द वाटर, मोर ऑफ हार्डवर्क, इन सभी में वर्ब होगी सिंगुलर। जबकि अगर मैं कहता हूं कि मोर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, मोर ऑफ द स्टूडेंट्स, मोर ऑफ द पेन्स, मोर ऑफ द क्वेश्चंस, तो इनमें वर्ब कैसी होती है बच्चे? प्लरल होती है, राइट? लाइकवाइज अगर मैंने कहा मोर देन व्हाट यू डिड टू हिम, मोर देन यू डिड टू हिम, ठीक है, जो तुमने किया उससे ज्यादा की उसे क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी। तो व्हाट यू डिड ये एक काम है, और एक काम का अगर हम हिस्सा देखें तो कैसा होगा बच्चे? क्लॉज का ही एक पार्ट है एक्चुअली, सिमिलर ट्रीट होगा। लेकिन जरा अगला देखो, मोर देन वी इनवाइटेड, मोर देन वी इनवाइटेड is or are coming to our party, more than we invited is are coming to our party। अब समझो, यानी जितने हमने इनवाइट किए उनसे ज्यादा हमारी पार्टी में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? जो आ रहे हैं वो काउंटेबल होंगे। ऊपर तो था, ऊपर तो जो था एग्जाम्पल में, वहां क्या था बच्चे? वहां क्या था? वहां सिंपल आपने जो किया उससे ज्यादा की उसे एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहां क्या है? जितने लोगों को तुमने इनवाइट किया उससे ज्यादा पार्टी में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जो ये मोर है, ये मोर किसी काउंटेबल का मोर है। अनकाउंटेबल का मोर होना, मोर ऑफ मिल्क सिंगुलर वर्ब लेगा, बट मोर ऑफ बॉयज एंड मोर ऑफ क्वेश्चंस, मोर ऑफ पेन्स एंड मोर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड मोर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वर्ब कैसी लेते हैं बच्चे? प्लरल। तो यहां जो वर्ब आनी है वो प्लरल आएगी, यानी यहां आपने क्या लिखना है? आर लिखना है। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, राइट? बहुत आसानी से। चलिए, तो ये तो एग्जांपल्स आपने कर लिए, सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में है वो सारे मैं अभी आपको बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, ये मैंने बताया था फ्रैक्शन वाली बात, वन के साथ जो कुछ लिखो सिंगुलर होता है। वन के साथ आप कुछ भी लिखो वो कैसा होता है बच्चे? सिंगुलर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आप देख लो, एनी अदर नंबर फ्रैक्शन ऑफ नाउन प्रोनाउन, ये जो आपने लिखा हुआ इसके साथ क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल देखो, 1/3 ऑफ द बुक वर, देखो जी, यानी एक ही किताब का 1/3 हिस्सा। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। आपने 1 लिखा,
ये फ्रैक्शन है, सिंगुलर लिखा। लेकिन क्योंकि इसका नंबर फिक्स नहीं होता, इसलिए आपने नंबर कहां से लेना है, यहां से। एक बुक है, यानी एक ही बुक का 1/3 हिस्सा। बच्चे यहां आप क्या लिखोगे, वॉज लिखोगे। बच्चे क्या लिखोगे, वॉज लिखोगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? गुड। उसके बाद 1/3 ऑफ द बुक वॉज रेड बाय हिम। देखो 1/3 नहीं होता, ये देखो आपने क्या लिखा, 1। तो बच्चे याद रखें ये थर्ड्स रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। बाकी बुक एक ही है, वॉज ठीक लिखा हुआ है। यहां आपने क्या करना होगा, वॉज करना होगा। अगला 1/3 ऑफ द बुक्स, जी हाँ 1/3 आपने तो सही लिखा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/3 जो बच्चे आपने लिखा वो किताबों का 1/3 हिस्सा है। तो किताबों का 1/3 हिस्सा आपने जो वॉज लिखा उसे हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। अगला 1/3 ऑफ द बुक्स वर पब्लिश्ड। 1/3 ऑफ द बुक्स वर पब्लिश्ड। क्या एरर हुआ, समझ गए ना? 1 के साथ थर्ड्स नहीं आएगा, बाकी वर आपने ठीक लिखा। क्यों? क्योंकि आप एक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, आप कई बुक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला जाओ, 2/3 ऑफ द ग्राउंड वर ग्रीन। समझना 2 के साथ हम बॉयज लिखते हैं। अगर आपने क्या लिखा बच्चे, 2 लिखा, तो 2 पेन्स, तो 2 पेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पेन्स, 2 बॉयज, 2 क्वेश्चंस, 2 बुक्स। तो मैथ्स में आपने सुना होगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर 2/3 ही लिखा जाएगा। लेकिन 2/3 का भी अपना नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है बच्चे, तो इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। इसलिए नंबर कहां से लेंगे आप, यहां से। ग्राउंड कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। यानी हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक इट वॉज। क्लियर ना? यहां वॉज आएगा। 2/3 ऑफ द ग्राउंड वॉज रेड। यहां दो गलतियां हैं, एक तो यहां ग्राउंड सॉरी क्या करो, 2/3 करो, और क्योंकि ग्राउंड से ऊपर तो ग्राउंड सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर थी, लेकिन यहां ग्राउंड्स कैसा है, प्लरल, इसलिए यहां वर्ब कैसी होगी, प्लरल होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चीजों को देखते और समझते हुए। तो इधर ये क्वेश्चंस हो गए। एक मैंने लिखा था, नथिंग बट अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स bent on destroying the very foundation of our democracy. Now you guys need to understand, nothing but a few selfish leaders. I gave this question to you people because I wanted to know how you guys translate this sentence. What you understand from this given sentence. I don't know what you guys have understood. Either you go by the concepts that I'm teaching you, or be with the right approach. या तो कॉन्सेप्ट्स फॉलो करो जो मैं आपको दे रहा हूं, या तो चीजों को वैसे करो जैसे की जानी चाहिए। मैंने बार बार कहा कि आप वो कई बार नहीं समझते, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वो नहीं समझते जो आपको स्पीकर या राइटर समझाना चाह रहा है, बल्कि आप वही समझते हो जो आपने समझना होता है। राइट? तो भाई यहां इसका मतलब यह है कि कुछ सेल्फिश लीडर्स को छोड़कर और बाकी कुछ भी नहीं है जो हमारे डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को क्या करने जा रहा है, बर्बाद करने पर तुला है। तो पहले आप ये देखो, एक चीज मैंने कहा था, यहां आंसर या तो क्या होना था, या तो इज होना था या हैज होना था। ऑलराइट, याद रखना यहां आप इज लेंगे। क्या लेंगे? इज। है तो दोनों सिंगुलर, फिर भी आप इज लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हैज बेंट नहीं लिख सकते आप। रीजन क्या, हैज बेंट, एक्चुअली ये सेंटेंस क्या है, इज बेंट जो लिखा वो पैसिव वॉइस फॉर्म में है, आगे जाके डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आप ये देखो, यह आंसर इज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा नहीं कहते हैं ही हैज टायर्ड, बहुत सिंपल देखो, ही हैज, कुछ इश्यू आ रहा है बोर्ड में, अभी मैं से ठीक करता हूं। ही हैज टायर्ड बच्चे आप नहीं लिखते हैं, उसने थकाया नहीं है। अगर थकाया है तो लिखो किसको थकाया, ही हैज टायर्ड मी, है ना? यहां क्या लिखोगे आप, ही इज टायर्ड। लाइकवाइज आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि ही हैज बेंट, हाँ वह तुल गया है। तुल गया तो क्या मतलब, ही इज बेंट, वो झुक नहीं गया, तुल नहीं गया, ही इज बेंट, वह तुला हुआ है, इस बात पर अड़ा हुआ है। राइट? तो बच्चे वहां इज होगा। और ये सारी बातें हमने 9 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। कितने बच्चे? 9 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। चलेंगे इसके आगे,
बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हुए जो मैं कह रहा हूं, चलिए 9 कॉन्सेप्ट, तो 10th की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को खत्म करूंगा, उसके बाद में बैक टू बैक कई वीडियोस आपको वोकैबुलरी के दूंगा, ठीक है ना। मैं ये मानता हूं स्टार्टिंग में मैंने आई जस्ट गिव यू द ट्रिक्स एज वेल, मैंने आपको ट्रिक्स भी दिया कि बताने के लिए कि भाई चीजें कैसी पढ़ाई जाएंगी। बट अब क्या करूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वांट यू गाइस टू बी डिस्ट्रैक्टेड, आई वांट यू टू बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम ए टू जी, शुरुआत से लेकर लास्ट तक चीजें समझ आए। तो मेरा ये मानना है थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई अगर टॉपिक चल रहा है तो बीच में उसे अब जो है बीच में मैं खत्म नहीं करूंगा। टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक ओवर होगा, फिर मैं आपको नई चीज पर ले जाऊंगा, वोकैबुलरी कर रहा हूं या कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो दैट वुड बी डिफरेंट थिंग, राइट। वो सही टाइम होता है उस टाइम पर आपको बताने समझाने का। चलिए अब हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए। चलिए तो पॉइंट नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। नंबर 10 क्या कहता है इसे देखते हैं, समझे और आगे चलें। नंबर 10, नंबर 10 क्या कहता है? देखो जी, हमने बहुत कुछ देख लिया, क्विक रिवीजन भी दे देता हूं मैं। पहले सबसे पहला मैंने आपको बताया नथिंग बट एवरीथिंग बट, फिर मैंने आपको क्या बताया, सेम अगर नाउन्स प्रपोजिशन से जुड़ते हैं तो दे हैव टू बी सिंगुलर एंड द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। देन वी टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट क्वालिफायर, तीसरा था। चौथा फिर हमने क्या बात की, चौथा मतलब कई पॉइंट्स अब एग्जैक्टली इस समय ऐसे तो नहीं याद आएंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। फिर शायद मैंने आपको ये बताया होगा, हाँ मोर देन वाला बताया होगा, मोर देन के 3 पॉइंट्स बताए होंगे। फिर हमने क्या देखा, ये फ्रैक्शन वाला आ गया, और कुछ बीच में देखा अभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10, 11 की तरफ। 10, 11 और 12 धीरे धीरे चलेंगे। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। चलिए तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, समझना और आगे चलना। बच्चे मैंने यहां लिखा मैनी, और ध्यान रखना कि यहां मैनी के बाद ए और एन नहीं है। मैनी एक डिटर्मिनर है, बाद में बताऊंगा, या आप यूं मान लो मैनी एडजेक्टिव है। तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा बच्चे वो कैसा होगा, हाँ, और यहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से देखना। ये जो नाउन होगा बच्चे, ये जो नाउन है वो नाउन कैसा होगा, प्लरल होगा। कैसा होगा बच्चे, प्लरल। और इसी वजह से ये जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लरल। और समझ लो मैंने ये क्या लिखा यहां, यानी मैनी के बाद ए एन नहीं लिखा हुआ है। मैनी बॉयज, मैनी पेन्स, अरे भाई ऐसा ही तो लिखते हो, इसमें ऐसा क्या मैंने इतना टफ क्या पढ़ा दिया, इतना क्या इसमें डिफिकल्ट है। चलो जी आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था जब मैनी के बाद मैंने ए एन लिखा, सॉरी नहीं लिखा। तो many boys, many pens, many books, many questions, many boys, many girls, many teachers, many singers, many actors, right? This is what you write, and right because of that plural noun you have to take a plural verb, right? लेकिन थोड़ा सा चेंज मैंने इसमें किया, जरा देखना। ये जो पॉइंट नंबर 11 में आपको लिखने जा रहा हूं, many के साथ अब हमने क्या लिखा, a और n, और अब नाउन कैसा होगा, हाँ जी बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं आपको बता दूं, वहां तो ए एन आर्टिकल नहीं था, लेकिन यहां ए या एन आर्टिकल एज पर द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, या तो मेनी ए या मेनी एन लिखा हुआ है। अब आप बताओ इसके बाद आने वाला नाउन भला कैसा होगा। आप याद रखना कि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा बच्चे। कैसा होगा, सिंगुलर। और ये सिंगुलर है इसीलिए ये वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। ये रूल्स तो कई बार आपको मिल जाता है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जरा ध्यान देना। रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था, मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छी बात, ध्यान से समझना, देखना जो मैं कहना जा रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं बहुत इजीली, ठीक है। देखो जी मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैनी के साथ अगर आपने ए एन लिखा तो वर्ब कैसी आएगी बच्चे, नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अगर ए एन नहीं लिखा तो नाउन भी प्लरल और वर्ब भी प्लरल। एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा मेनी आर स्टूडेंट्स, मेनी आर स्टूडेंट्स is coming to meet the principal. 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 Principal
मेनी अ स्टूडेंट इज कमिंग टू मीट द प्रिंसिपल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखना, मैंने कहा मेनी एन एप्पल्स, मेनी एन एप्पल्स वर distributed in the college yesterday, in the college yesterday। चलिए पहले इन दो एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लो आप, ठीक है। ये रहा ए पार्ट, ये रहा बी पार्ट, ये रहा नो एरर, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में बहुत ध्यान से देखना बच्चे, दोनों ही कंडीशंस में आप सबको पता होगा कि आंसर हमारा क्या है बच्चे, ए पार्ट। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ए के बाद ये नहीं लिखा जाएगा। जी हाँ, इसका सही सॉल्यूशन भी अगर मैं इसे रीराइट कर लिखूं तो बच्चे जी हाँ इसे ऐसे लिखा जाएगा, मेनी स्टूडेंट, सॉरी, मेनी आ स्टूडेंट इज, मेनी आ स्टूडेंट इज कमिंग टू मीट द प्रिंसिपल। और अगर मैं इसे रीराइट करने की बात करूं, अगर मैं इसे रीराइट करने की बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा मैनी एप्पल्स, मैनी एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, many apples were distributed in the class yesterday, right? बहुत ध्यान से देखेंगे मैंने क्या कहा, समझ गए ना आप, मैंने क्या कहा, आप समझ रहे मेरी बात को। यहां many apples और वहां क्या होगा, मेरी बात समझते रहना, many a student is। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि अगर मैं चाहता तो इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था। देखो जब बात एरर की आएगी, दोनों में पार्ट ए रॉन्ग है बच्चे, ध्यान से समझ लेना। लेकिन जब बात क्या रीराइट करने की आएगी या इंप्रूवमेंट की आएगी तो क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मेनी स्टूडेंट्स आर, क्या बच्चे, मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, ऐसा करके भी लिखा जा सकता है। और यहां many an apple, many an apple was भी लिखा जा सकता है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है कई से एक एक कर, ठीक है, ऐसे करके many an apple was distributed करके भी लिखा जा सकता है। यह भी तरीका ठीक है और दूसरा तरीका यहां ये ठीक है। पहला तरीका सेंटेंस को इंप्रूव करिए, ठीक है, दूसरा तरीका ये ठीक है, राइट। अगर दोनों एग्जाम में आए तो क्या करेंगे बच्चे, याद रखें अगर बात स्पॉटिंग एरर्स की है तो दोनों ही कंडीशंस में पार्ट कौन सा रॉन्ग है बच्चे, ए रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है, ए। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी आसानी से आपको सिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है, जो एग्जाम में आती ही है। ध्यान से देखेंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। ये भी ठीक और ये भी ठीक है। जब बात रिराइट करने की आती है तो लिखा कौन सा जाएगा, मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं प्लीज बच्चे। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मेनी ए तक सही था तो मेनी ए के बाद ही इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। और यहां पर अगर देखा जाए तो मेनी एन तक ठीक था तो हमने मेनी एन एप्पल वाले को ठीक लेना चाहिए। प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम। अगर बात एरर की आती है तो क्योंकि और स्टूडेंट्स नहीं होता और एन एप्पल्स नहीं होता, दोनों में पार्ट ए रॉन्ग है। लेकिन बात जब रीराइट करने की आती है तो ए तक एन तक कोई गलती नहीं है, तो दोनों के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए थे, मेनी अ स्टूडेंट इज एंड मेनी एन एप्पल वाज। ये बात रीराइट करने की थी, इज दैट क्लियर। अब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक और इंप्रूवमेंट भी सिखा देता हूं बच्चे, मैं कंफ्यूज करूंगा, प्लीज ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए जो मैं बताने जा रहा हूं और ध्यान से देख लो।
पहले एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इजी एग्जांपल देकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं जो मैंने ऊपर ये जो दो कॉन्सेप्ट लिखे हैं 10 और 11, ठीक है, और कंफ्यूज करूंगा बिकॉज यहां पर आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर टू मेक यू पीपल फील इंग्लिश इज रियली इजी just because I have to do it. Yes, English is easy, but the thing is that you need to be logical. You need to learn at least the things that are asked in the examination. Else you will be at ease, but in the examination you would not be able to do anything. If the concepts or the questions that are asked in the examination are not taught to you people, no, it is a sort of being dishonest to you people, and at the same time I am being dishonest to myself, right? तो भाई आसान लगे अच्छी बात है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स भी आसान लगे जो एग्जाम में आते हैं. यूं तो मैं बहुत कुछ आसान आपको पढ़ा सकता हूं, आपको कोई परेशानी ना हो, आप भी को भाई वाह क्या पढ़ाते हैं, एग्जाम में कहें कि वाह क्या पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो मेक श्योर कि हम वो चीजें सीखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और समझाता हूं, पहले आप वो एग्जांपल्स देखो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर मैं कंफ्यूज करना शुरू करूंगा आपको. पहला एग्जांपल मैंने कहा मेनी बुक was published लास्ट ईयर. और सेकंड मैंने कहा many book were published लास्ट ईयर. हर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए. स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है बच्चे, बाकी सब कुछ एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी. अगला मैंने लिखा many a books was published last year. और अगला मैंने लिखा many books were published last year. राइट? अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये ए पार्ट और ए पार्ट, राइट? ये रहा हमारा बी पार्ट, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा बच्चे? डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए ध्यान से देखें और समझें. मैं आपको बार बार बता देता हूं, ये बात आप सबको समझ आ रही होगी कि चारों ही क्वेश्चंस में, इन चारों एग्जांपल में पार्ट ए रॉन्ग है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना. आप नेक्स्ट क्लास में दोगे, मुझे पता है. ध्यान से देखो, इस पर पहले समझो. मेनी बुक नहीं होता, दोनों में पार्ट ए रॉन्ग है. और जब पार्ट ए रॉन्ग है, हाँ, पार्ट ए में अगर कुछ ऐसा आ जाए जो कि प्रैक्टिस किया ही नहीं जा सकता तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं होती है. पार्ट ए इज योर आंसर. नाउ ऐसे ही मेनी अ बुक्स नहीं होता, मुझे इतना पता है. आगे की बात छोड़ो, पहले इसे देखो. पार्ट ए रॉन्ग है, आगे नहीं जाना. डिड आई मेक इट क्लियर? अब रही बात, जरा समझना, पार्ट ए रॉन्ग है. इज दैट क्लियर? पार्ट ए रॉन्ग है. यहां वर्ब कैसी है? सिंगुलर. वर्ब कैसी है? प्लुरल. वर्ब कैसी है? सिंगुलर. वर्ब कैसी है? प्लुरल. डिड आई मेक इट क्लियर? अब आपको करना क्या है बच्चे? पार्ट ए करेक्ट करना है ना. दिमाग में तो ये रखना पार्ट ए रॉन्ग है, आपका पार्ट ए ही करेक्ट करना है. तो मैं इसे मेनी बुक्स भी लिख सकता हूं, मेनी अ बुक भी लिख सकता हूं. समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है ना? अब आप करोगे क्या, जरा ध्यान से समझ लेना. ऐसी सिचुएशन में यहां मेनी अ बुक हटाकर, या मैं लिख देता हूं, इसे हटाकर आप क्या करोगे? मेनी बुक को हटाकर आपने यहां क्या लिखना होगा? मेनी आ बुक. मेनी आ बुक. क्लियर? अगला लिखा मेनी बुक्स वर पब्लिश्ड लास्ट ईयर. अब क्या होगा? देखो रॉन्ग तो ये अभी भी है, बट अब यहां क्या लिखा जाएगा बच्चे? याद रखना, यहां लिखा जाएगा मेनी बुक्स. अरे भाई, जब पार्ट ए रॉन्ग है
तो ए को ही ऐसा करेक्ट करो कि आगे सब कुछ करेक्ट हो जाए। बोलो भाई बात समझ आ रही है नहीं? या सुनो, ऐसे ही अगला देखो, मेनी अ बुक्स वॉज अप, रॉन्ग है। यहां क्या किया जाएगा बच्चे, यहां ये एस ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये रॉन्ग है, और मैं यहां इस जगह लिखूंगा मेनी अ बुक वॉज पब्लिश्ड। कई किताबें, एक एक कर कई किताबें लास्ट ईयर पब्लिश की गई। अगला, मेनी अ बुक्स वर, वर्ब कैसी है, प्लरल, राइट। याद रखना, यहां से मैं क्या करूंगा, ये रॉन्ग हो गया, अब मैं यहां से ये ए ड्रॉप कर दूंगा और ये लिख दूंगा मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। आप लोग समझ रहे हो ये मैंने क्या करा है आपसे, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा फिर से देखेंगे, समझेंगे मैंने क्या कहा। पार्ट चारों में रॉन्ग कौन सा था बच्चे, ए, ठीक है। मैंने आपको इंप्रूवमेंट के लिए, ये मान लो कि मैंने ये इंप्रूवमेंट के लिए आपको दिया था, और मैंने क्या किया, पार्ट तो ए रॉन्ग हो गया। अब मैंने क्या किया, चारों में पार्ट ए को ही मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही ना, पार्ट ए रॉन्ग हो गया, ए पार्ट को ही मैंने अंडरलाइन किया, बाकी कुछ अंडरलाइन नहीं है। अब मैं यहां चार ऑप्शंस दे रहा हूं, ए बी सी डी। चौथा, हमेशा बच्चे क्या होता है एग्जाम में जब आता है तो ये लिखा होता है नो इंप्रूवमेंट, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब देखना, यहां मैंने एक जगह क्या लिखा बच्चे, ध्यान से समझना, मेनी बुक्स, मेनी अ बुक, ठीक है, मेनी बुक्स, मेनी अ बुक। और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया, मेनी एन बुक। चारों सेंटेंस में वही पार्ट रॉन्ग है। अब आपको चूज कर यह बताना है कि पहले वाले के लिए, ठीक है जी, यहां लिख देता हूं मैं, पहले का आंसर इनमें से कौन सा पार्ट होगा। फिर आप मुझे बताएंगे दूसरे का आंसर इन चारों में से क्या लेंगे आप, तीसरे में क्या लेंगे और चौथे में क्या लेंगे। सबके लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि चारों के चारों सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन पार्ट है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई, जो अंडरलाइन पार्ट है ये चारों में ही रॉन्ग है। तो अब मैंने ये जो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन था, इसे तो हटाना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने इसे हटा दिया, ठीक है ना बच्चे, मैंने इसे हटा दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अब देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब आप क्या लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ था क्या, मेनी बुक वॉज पब्लिश्ड, वॉज अंडरलाइन नहीं है, मेनी बुक अंडरलाइंड है। अब बताओ मैं इनमें क्या लूंगा, पहले वाले में, जबकि आपके पास वर्ब क्या है बच्चे, वर्ब क्या है, पहले वाले में वर्ब हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। कौन सी वर्ब है, क्योंकि हमारे पास वर्ब क्या है, वॉज, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चे वो मेनी बुक्स नहीं होगा। बोलो क्या होगा, मेनी अ बुक। क्लियर हुआ, ये रही बात इंप्रूवमेंट की। लेकिन सेकंड में अगर आप देखेंगे तो वर्ब हमारे पास क्या है बच्चे, वर है। क्या है, वर। तो वर के लिए हम क्या लेंगे, बोलो बच्चे, मेनी बुक्स। कंफ्यूज मत होना, स्पॉटिंग एरर्स में चारों में पार्ट ए रॉन्ग था, मैं इंप्रूवमेंट की बात बता रहा हूं। पहले में आएगा मेनी अ बुक, दूसरे में आएगा मेनी बुक्स, तीसरे में फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ बच्चे, ध्यान से देख लो, तीसरे में हमारे पास वर्ब क्या है, वॉज, और चौथे में फिर से एक बार वर्ब क्या है, वर। तो फिर से बता दो बच्चे, यहां क्या हो जाएगा, मेनी अ बुक, क्या हो जाएगा, मेनी अ बुक, और यहां क्या हो जाएगा, मेनी बुक्स, मेनी बुक्स। क्लियर है भाई सभी को, इंप्रूवमेंट बता दिया, स्पॉटिंग एरर बता दिया, इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर बता दिया। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब समझते रहना, स्पॉटिंग एरर और इंप्रूवमेंट। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं आपके लिए, बहुत ध्यान से देखना। इन चारों में पहला पार्ट ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना भाई। चलो अब क्या है आपके पास, आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। यहां पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक, और वो देखो आपके पास ये चार ऑप्शंस है, ठीक है, चार ऑप्शंस मान लो, कुछ नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक ही छूटा रहेगा, नो इंप्रूवमेंट का मतलब ब्लैंक।
तो ये वॉज लिखा है तो बच्चे यहां आप क्या लिखोगे, समझ गए ना, मैनी आ बुक। ये वर लिखा तो क्या हो जाएगा बच्चे, मैनी बुक्स। और वॉज लिखा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, मैनी आ बुक। और यहां क्या हो जाएगा, मैनी बुक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, राइट। सिंगुलर में आपने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया और प्लुरल में सब्जेक्ट आपने प्लुरल लिया। मेरी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। चलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से समझेंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। और एग्जाम्पल देखो, अगर आपको लग रहा हो कि आप कंफ्यूज हुए तो और एग्जाम्पल देखो। पहला मैंने लिखा मेनी आ सिंगर्स वर इनवाइटेड टू हिज पार्टी। और अगला देखें, मैंने कहा मेनी आ सिंगर वर इनवाइटेड, वो सिंगर से ये सिंगर है, वर इनवाइटेड टू हिज पार्टी। क्लियर। तीसरा देखो, मेनी आ students are waiting outside to meet you, right। और चौथा देखो, मैंने कहा many boys were supporting that honest leader, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं करूंगा। ये रहा पार्ट ए, ये रहा बी, सी और डी। ध्यान से देखें, पार्ट ए रॉन्ग है बच्चे इसमें। अब इसमें होगा क्या, हमें आर्टिकल ए को रिमूव करना होगा, ठीक है। हम आर्टिकल ए को यहां से रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा, मेनी सिंगर्स वर इनवाइटेड। इज अ क्लियर, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया ना, मेनी सिंगर्स वर इनवाइटेड। बात एरर की कर रहा हूं बच्चे, मेनी आ सिंगर। अब मेनी आ सिंगर तक तो कोई गलती नहीं, मेनी के बाद ए एन लिखा, सिंगुलर होता है, तो भाई इस बार गलती इसकी है और हम वर को हटाकर वॉज कर देंगे। मेनी आर स्टूडेंट्स रॉन्ग हो गया ना। अब यहां क्या होगा, फिर से एक बार बच्चे ए को हटा देंगे, पार्ट ए रॉन्ग है, ए हट जाएगा। मेनी आर बॉयज वर सपोर्टिंग। तो अगर हम ध्यान दें बच्चे, अगर ध्यान दें तो यहां से हमें क्या करना होगा, आर्टिकल ए को हटाना होगा, सिंपल सी बात है। यस और नो, क्लियर। ये बात तो एरर की हो गई, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में रीराइट करने के लिए आगे, मतलब इसे सही कर लिखा जाए, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाता है, तो आपको करना क्या होगा, जहां तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, आप वहां तक सही लिखेंगे, आगे जाकर इंप्रूवमेंट करेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, बार बार समझ लेना, ये बात इंप्रूवमेंट की है, यानी अल्टीमेटली मेनी ए तक कोई एरर नहीं है। इंप्रूवमेंट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर एग्जामिनर कुछ लिख कर नहीं देता, वो आपसे कहता है कि इसे सही कर लिखो, तो भाई सभी में ए तो आपको लेना ही पड़ेगा, यानी इसके आगे ही इंप्रूवमेंट करना होगा। और पूरा सेंटेंस जब इंप्रूव करेंगे पहले वाले को, तो बच्चे इंप्रूवमेंट में क्या हो जाएगा, मेनी आ सिंगर वॉज, मेनी आ सिंगर वॉज। अगला लिखा है मेनी आ सिंगर, यहां क्या हो जाएगा, वॉज। अब ये करना पड़ेगा। अगले में क्या हो जाएगा, मेनी आ स्टूडेंट, ए तक क्लियर है तो स्टूडेंट लिखोगे ना,
ये तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेनी अ स्टूडेंट एज और आगे लिखा जाएगा, जो लिखा वो लिख देंगे आप। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा बच्चे, मेनी अ बॉय वॉज, और फिर चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अगर बात रीराइट करने की आएगी तो जहां तक सेंटेंस सही लिखा उसके आगे कमेंट करना होता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। 10 11 समझ में आ गया। यानी मेनी के बाद अगर आपने एन लिखा तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, बट अगर आपने एन नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, सॉरी नाउन भी प्लरल और वर्ब भी प्लरल हो जाएगी। ये नंबर हो गया 11। चलते हैं 12 की तरफ, बहुत ध्यान से। 12 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, 12 क्या कहता है। 12 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखो। 12 जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां क्या होगा, अगर आपने कभी आर्टिकल टी लिखा किसी एडजेक्टिव के पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले अगर आपने आर्टिकल टी लिखा, और कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है भाई, राइट। तो मैंने क्या लिखा, टी अगर आपने किसी एडजेक्टिव के पहले लिखा, बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर आपने एडजेक्टिव के पहले टी लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट एक प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। दिस बिकम्स अ प्लूरल कॉमन नाउन, रिमेंबर दिस, राइट, दिस बिकम्स अ प्लूरल कॉमन नाउन। और हां, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं होता, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। इनफैक्ट एडजेक्टिव तो सिंगुलर भी नहीं होता, लेकिन लिख इसलिए रहा हूं कि तुम प्लूरल फॉर्म में मत लिख देना, है ना। इसका प्लूरल नहीं लिखा जाता, ये कंप्लीट प्लूरल हो जाता है। और अगर इस पार्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया तो फिर वर्ब कैसी आएगी, जी हाँ, वर्ब आ जाएगी कैसी, प्लूरल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा हो गया, एक प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। अब जरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा, और देखो अब कैसे पहचानोगे, मैंने लिखा वॉइस, मैंने लिखा बॉय, दोनों में डिफरेंस समझना। फिर मैंने लिखा टॉल, फिर मैंने लिखा पेन, है ना। फिर मैंने कहा ब्रेव, बहादुर, और यहां लिखा मैंने बुक। फिर मैंने कहा क्लेवर या पुअर, और यहां मैंने कहा क्लास। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बच्चे, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। पेन का प्लूरल क्या होता है बच्चे, पेन्स। बुक का, चल मी गाइस, बुक्स। एंड क्लास का, यस, क्लासेस। जिस चीज का सिंगुलर और प्लूरल होता है, जिसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स होती हैं बच्चे, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये नाउन्स हैं, ये सारे क्या हो गए बच्चे, नाउन्स। लेकिन वाइज का वाइजेस, टॉल का टॉल्स, ब्रेव का ब्रेव्स और पुअर का पुअर्स नहीं होता। तो ये सारे क्या हैं बच्चे, दीज आर एडजेक्टिव्स। अब इसका क्या मतलब, मैंने ये क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने लिखा द बॉय, समझ लेना, द बॉय, तो आप बोलोगे इज कमिंग। बट अगर आपने क्या लिखा बच्चे, द बॉयज, क्या लिखा, द बॉयज, तो आप क्या लिखोगे, आर कमिंग। अरे भाई, नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होता है, अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा द पुअर, तो आप बोलोगे द पुअर आर स्ट्रगलिंग, द पुअर आर स्ट्रगलिंग। और अगर आपने क्या लिखा, द पुअर्स, क्या लिखा, द पुअर्स, तो क्या तब भी आर आएगा, सोच के बताओ, तो भी आर आएगा क्या, समझना, आर तो आएगा। बट रिमेंबर, पुअर हमारा क्या था, एडजेक्टिव, और मैंने क्या सिखाया था, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, यानी इस जगह आपको द पुअर ही लिखना पड़ेगा। मेरी बात प्लीज समझना। और इसके साथ इज नहीं आएगा, हमेशा आप क्या लोगे बच्चे, आर लोगे, मतलब प्लूरल वर्ब। ये और ये हमारे क्या थे, नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन ये टी और ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव, दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लूरल कॉमन नाउन। इसलिए वर्ब प्लूरल ही आएगी। ठीक है जी, समझ आया।
एडजेक्टिव और नाउन में कंफ्यूज तो नहीं होगे, बाद में आपको पढ़ा दूंगा। याद रखना कि एडजेक्टिव वो होता है जिसका सिंगुलर प्लरल नहीं होता। उसके पहले अगर आपने टीएचई लिखा तो प्लरल कॉमन नाउन बनेगा, वर्ब लेगा प्लरल। अब ऐसा ना हो कि तुम नाउन को भी एडजेक्टिव समझ लो और लिखा हो द टीचर, तुमको सर ने कहा था कि इसके पहले आर्टिकल टीएचई आता है तो वर्ब प्लरल आएगी। रिमेंबर टीचर इज सिंगुलर एंड टीचर्स प्लरल, तो द टीचर इज होगा, द टीचर्स आर होगा। बट अगर मैंने कहा द वाइज, द टॉल, द ब्रेव, द पुअर, द रिच, द इंटेलिजेंट, द कनिंग, द क्लेवर, द मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर मैंने एडजेक्टिव्स बोले दा लेकर, आर्टिकल टीएचई लिखकर, इसे दा भी बोलते हैं बच्चे, दी भी बोलते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने आर्टिकल क्या लिखा, टीएचई लिखा, तो रिमेंबर उस केस में क्या हो जाएगा, आर्टिकल टीएचई लेकर एक एडजेक्टिव प्लरल कॉमन नाउन बन जाता है। उसका प्लरल फॉर्म मत लिखना, वो खुद में प्लरल होता है और वर्ब कैसी आएगी, प्लरल आएगी। डिड आई मेक इट क्लियर? ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि कभी भी आपका सब्जेक्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। आपका सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन ही होता है, इसलिए एडजेक्टिव ये नहीं है, एडजेक्टिव नाउन बन गया है, वो भी कैसा, प्लरल। अगर एडजेक्टिव को नाउन बनाओगे तो नाउन बनाने का एक ही तरीका, देयर इज ओनली वन वे, बाय प्लेसिंग आर्टिकल टीएच बिफोर द एडजेक्टिव। Otherwise, if you use any other part of a speech apart from a noun or a pronoun, that is not going to be a subject. Make sure you are getting my point. You can convert an adjective into noun by placing article th before it, right? Otherwise, you're writing anything else, that cannot be. Anything else cannot be your subject. तो भाई चलते हैं आगे, ये point हुआ, and now let me give you the examples. Let me give you the examples now. चलिए, I'll give you example. बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा द पुअर इज स्ट्रगलिंग, द पुअर इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और मैंने कहा ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, पार्ट सी, और वो रहा। अगर आपको लगता है कि नो एरर, तो पार्ट कौन सा हो गया बच्चे, पार्ट हो गया डी। चलिए, द पुअर इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत ध्यान से देखना, यहां आपको पता चल गया होगा पार्ट रॉन्ग है ए, और क्या सही होगा, जी हाँ, आप लिखेंगे द पुअर आर। क्लियर है ना भाई? ये हमारा प्लरल कॉमन नाउन हो गया और प्लरल वर्ब हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बहुत ध्यान से। मैंने कहा द वाइज, बुद्धिमान, द वाइज नोज हाउ टू कंट्रोल देयर एंगर, हाउ टू कंट्रोल देयर एंगर। बुद्धिमान जानते हैं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे करें। अगला देखें, मैंने कहा द ब्रेव नेवर डाइज, और अगला मैंने कहा द वाइज आर वर्शिप्ड एवरीवेयर, द वाइज आर वर्शिप्ड एवरीवेयर, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगर इन सेंटेंसेस को मैं पार्ट में डिवाइड करूं, ना भी करूं, आपको पता है कि ये रहा आर्टिकल टीएच, ये रहा एडजेक्टिव, ये जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब कैसी है बच्चे, ये वर्ब है सिंगुलर, इसलिए मैं इसका एस ड्रॉप कर दूंगा और क्या लिखूंगा, द वाइज नो लिख दूंगा, राइट। लाइकवाइज द ब्रेव नेवर डाइज नहीं होगा, बोलो क्या होगा, द ब्रेव नेवर डाई। द वाइज आर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, ये बात तो समझ आ गई होगी, राइट। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा, आ जाओ और एग्जांपल देता हूं, देखता हूं कितने लोग मेरी बात को समझ पाते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने कहा a poor is struggling, a poor is
struggling for their livelihood. A poor is struggling for their livelihood. ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट. कौन सा पार्ट रॉन्ग है बच्चे? जी हाँ, आप कहेंगे पार्ट ए रॉन्ग है और यहां होना चाहिए द पुअर आर. यही तो थोड़ी देर पहले ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने दिया था. द पुअर आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. अगला एग्जाम्पल देखता हूं कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं ऑनलाइन ये अपना जो है वीडियो चलाकर, और कितने लोग रूल्स को रट रहे हैं. अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, आ पुअर इज स्ट्रगलिंग, आ पुअर इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइवलीहुड. अगला मैंने लिखा, a poor is struggling, a poor is struggling for her livelihood. और अगला मैंने लिखा, a poor is struggling, a poor is struggling for its livelihood. और अगला मैंने लिखा, a poor is struggling for their livelihood. बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं बच्चे आपको मैं. और एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा क्वार्ट्स कायर, क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम्स, कायर कई बार मरते हैं, क्वार्ट्स डाई मेनी टाइम्स बट द ब्रेव्स डाई वंस. लेकिन बुद्धिमान बहादुर एक बार मरते हैं. ठीक है जी. इन सभी में अगर आपको लगता है कि भाई इनमें कोई एरर नहीं है तो सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है जी. अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या कर देंगे आप? डी. ध्यान से देखेंगे आप बच्चे. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका क्या बच्चे? आंसर हो जाएगा डी. क्लियर? अच्छा, बाकी और पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. ये रहा आपका ए पार्ट, यहां ये रहा ए पार्ट, ये रहा बी पार्ट, सी और डी पार्ट. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट. सभी को दिख रहा होगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी, ए बी 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 सी एंड डी. ये क्वेश्चंस बच्चे मैंने आपके लिए बना दिए, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क बना दिए बच्चे. ठीक है ना? ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं. ठीक है, एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, दीज मेनी, सेकंड से लेकर 6 तक ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो बच्चे मैंने आपके होमवर्क बनाए. देखता हूं कितने लोग इस चीज को कर पाते हैं. ठीक है, देखता हूं कितने लोग इस बात को समझते हैं. चलिए एक एग्जांपल और देता हूं जिसे मैं करा दूंगा. यहां देख लो आप एग्जांपल नंबर 7 होगा. एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देख लो. मैंने कहा द पुअर आर गेटिंग, the poor are getting poorer and rich are getting richer.
रिच आर गेटिंग रिचर। पार्ट में डिवाइड करता हूं, मैंने कहा ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी और ये हो गया डी पार्ट। कौन सा पार्ट रॉन्ग है मैं बता देता हूं। आपने आर्टिकल टी लिखा एडजेक्टिव पुअर के पहले, वर्ब प्लरल लिखी, ठीक लिखा। यहां आपने वर्ब तो प्लरल लिखी लेकिन रिच के पहले आपने आर्टिकल टी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? आर्टिकल टी नहीं लिखा। तो द रिच आर गेटिंग रिचर, यहां क्या हो जाएगा? द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड द रिच आर गेटिंग रिचर। बोलो भाई, बात समझ आ रही है ना? गुड, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चंस बच्चे आपने मुझे बताने हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका इधर वाला होमवर्क है, वो तो मैंने बता दिया, यहां द रिच लिखा जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए चलिए, तो नंबर कौन सा होगा? 12 किया आपने, हाँ। वी आर गोइंग टू 13। 13 की बात करते हैं। 13 को ध्यान से देखें। 13 क्या कहता है? 13 बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। 13 क्या कहता है? 13th, चलो जी। कई बार हमारे पास, ये तो आपको पता है अच्छी तरह के, प्रपोजिशन के पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था, ये सारा कॉन्सेप्ट उसी पर चल रहा है। प्रपोजिशन के पहले वाला ही आपका सब्जेक्ट होता है। ये सारी बातें वहीं चल रही हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगी। ये सारी बातें आपको पता है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे। कई बार हम इन्हें जो है सब्जेक्ट्स को, कई बार हम इनसे भी जोड़ते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लिखा, आपको पता है कि नॉट ओनली के साथ आप क्या लिखते हैं? नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? बट ऑल्सो। और आइदर, इसे आइदर भी बोलते हैं और ईदर भी। आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। और यहां मैंने अकेला लिखा और। समझना, यहां हर बार दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। एक सब्जेक्ट पहले लिखा होगा, एक इनके बाद में लिखा होगा। सब्जेक्ट एक इनके पहले लिखा होगा, एक बाद में लिखा होगा। एक पहले, एक बाद में। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 1। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला नहीं। पहली बात, ये जो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये प्रपोजिशंस नहीं है, कंजंक्शंस है। और अगर गलती से आपने प्रपोजिशन मान भी लिया, तो अगर आपने प्रपोजिशन मान भी लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो भाई इस कंडीशन में तो अगर ये प्रपोजिशन है तो पहले प्रपोजिशन के बाद पहला सब्जेक्ट, दूसरे प्रपोजिशन के बाद दूसरा सब्जेक्ट। हालांकि मैंने कह दिया दे आर नॉट प्रपोजिशन, दे आर कंजंक्शंस। नाउ, तो अगर आप प्रपोजिशन मानते भी हो तो इस तरह से तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो क्या हो, प्रपोजिशन के बगैर लिखा हो या जिसके पहले प्रपोजिशन ना लिखा हो, राइट? तो याद रखेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा। ये कंजंक्शंस हैं। अब इन चारों ही, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं। चारों कंडीशंस में होता क्या, वर्ब कैसी आती है? हाँ, हो सकता है पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दूसरा प्लरल हो, या पहला प्लरल हो, दूसरा सिंगुलर हो। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लरल हो। ये जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, एग्जाम में यहां से कई बातें बता देते हैं। यहां से कम 8-10 रूल इसी से बना देंगे। वो ऐसे कहते हैं पहले वाला सिंगुलर है, दूसरे वाला प्लरल। अभी बताऊंगा मैं आपको, एक सेकंड बताता हूं आपको। मैं आपको एक गुरु मंत्र यहां दे रहा हूं, ध्यान से समझना। एक फंडा दे रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं। इस केस में वर्ब कैसी आएगी, याद रखना। इस केस में आने वाली जो वर्ब है, इस केस में जो वर्ब है, ध्यान से देखेंगे, ऑलराइट, चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां जो हम वर्ब लेंगे, ध्यान से समझना,
यहां जो वर्ब लेंगे बच्चे याद रखना, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और ये वर्ब प्लरल भी हो सकती है। ध्यान से सुन रहे हो ना भाई, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लरल भी हो सकते हैं। आप बहुत कंफ्यूज, अरे भाई ऐसे कैसे, तो याद रखिए मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, एज पर द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट भी नहीं बोलो, नियरर बोलो, क्योंकि दो ही है। एज पर द नियरर सब्जेक्ट, जी हाँ, जब बात दो की होती है, दो में सिलेक्शन होता है, तो डिग्री कंपैरेटिव ही रहती है और कंपैरेटिव के पहले दा लिखा जाता है। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ना पहला डिसाइड करेगा ना दूसरा डिसाइड करेगा, जो वर्ब के पास होगा वो डिसाइड करेगा। इस बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, एज पर द नियरर सब्जेक्ट, एज पर द नियरर सब्जेक्ट। बोलो बात समझ आ रही है ना, गुड। अभी बात आपको अभी कम समझ आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि भाई वर्ब के पास तो S2 ही होगा, तो वर्ब तो S2 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। नहीं, चलो एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल मैंने कहा, नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स, नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स is going to Delhi। और अगला देखेंगे, मैंने कहा is neither the captain nor the players, is neither the captain nor the players going to Delhi, going to Delhi। चलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां सिंगुलर और प्लुरल बताने वाली वर्ब ये है, और यहां जिसे हमें पता चले टेंस का नाम और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल, वो वर्ब ये है। दोनों ही सेंटेंसेस में आपको दिख रहा होगा हमारे पास जो पेयर है कंजंक्शन का, नाइदर नॉर है, दोनों के बाद एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है। एक सब्जेक्ट हमारा ये रहा कैप्टन, दूसरा रहा द प्लेयर्स, ये हमारी वर्ब है। यहां एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है। अब ध्यान से समझना, वर्ब के पास पहले वाले सेंटेंस में वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब के पास है पहले वाले सेंटेंस में, और ये कैसा है बच्चे, ये कैसा है, ये है प्लरल। इसलिए ये जो वर्ब आएगी याद रखना कैसी होगी, प्लरल होगी। नाइदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स आर गोइंग टू दिल्ली, राइट। वहां वर्ब कैसी आएगी, प्लरल। लेकिन यहां देखो, यहां जो इसके पास सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये आ गया ना। अरे भाई सीधा आप मेजरमेंट कर लो, नाप लो उसको। तो इस वर्ब के पास सब्जेक्ट क्या आया, द कैप्टन, और ये कैप्टन कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर। कैसा बच्चे, सिंगुलर। तो भाई ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा है, जबकि वहां आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आई होप कुछ समझ आया होगा। एज पर द नियरर सब्जेक्ट। क्यों ना मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं, चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। मैंने कहा, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो he, not only they but also he are responsible for this loss। अगला मैंने कहा, either you or he has to, either you or he has to complete, either you or he has to complete their work, और अगला देखेंगे हम, one or two questions, one or two questions
was wrong in that test paper, in that test paper, right? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां जो वर्ब है वो आर है, यहां जो वर्ब है वो हैज है, यहां जो वर्ब है वो वॉज है। चलो जी, मैंने सारे सेंटेंस असर्टिव लिखे, इंटरोगेटिव नहीं लिखे, ठीक है। यहां जो वर्ब आएगी बच्चे वो पास्ट में सब्जेक्ट क्या निकला, ही के लिए वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। यहां जो सब्जेक्ट है ही के लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। हैज तो आपने ठीक लिखा, बट आगे जाकर जो आपने देयर लिखा ये रॉन्ग है। जो वर्ब को डिसाइड करता है वही अगला एडजेक्टिव और प्रोनाउन को डिसाइड करेगा। आप ऐसे बोलेंगे आइदर यू और ही हैज टू कंप्लीट, ही के लिए क्या आता है, हैज वर्क। याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 1 और 2 क्वेश्चंस, पास में कौन है, 2 क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस क्या थे, रॉन्ग थे, राइट। 1 या 2 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। समझ आ रहा होगा बच्चे, राइट, बहुत बढ़िया। चलिए 1-2 एग्जांपल्स और देता हूं, है ना, और फिर बताऊंगा कि ये जो मैंने आपके लिए एक पॉइंट बनाकर लिखा है इससे कैसे वो कई पॉइंट बनाकर लिख देते हैं, कई रूल्स यहां से बनाते हैं। रूल्स मैटर नहीं करते बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा हैव ही और यू, हैव ही और यू स्टोलन माय, एक काम करो, ही को हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हैव जॉन और यू स्टोलन माई बुक्स, पहला। दूसरा, इज नाइदर यू, इज नाइदर यू नॉर ही, is neither you nor he coming to my party, coming to my party। चलो जी देखते हैं, इन क्वेश्चंस को भी करते हैं, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। यहां जो वर्ब हो गई हैव और यहां क्या हो गई इज। हैव के पास में जो सब्जेक्ट है जॉन है और इज के जो पास में है वो यू है। यू कैसा होता है बच्चे, यू सब्जेक्ट हमेशा ट्रीट होता है कैसा, प्लरल। तो यू के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लरल कर दो, मेक इट आर। और जॉन के लिए जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, तो मेक इट हैज। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। 13 पॉइंट बच्चे आज हमने किए, 13 पॉइंट्स। कई बार जब पॉइंट्स कंफ्यूजिंग होंगे तो आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। तो अगर चीजें टफ हो रही होंगी तो डिफिकल्ट होंगी तो आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स सो दैट देयर इज क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अभी 13 पॉइंट्स किए, आगे और मिलेंगे, इसके बाद और क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। फिलहाल होमवर्क याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखता हूं कितने बच्चे क्या आंसर देते हैं, कौन सा पार्ट रॉन्ग है, कौन सा नहीं रॉन्ग है, ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखता हूं, कंफ्यूजिंग तो है बच्चे, देखता हूं कौन सा पार्ट मुझे रॉन्ग बताएंगे और पूरा सेंटेंस पढ़कर बताना। तो आज की वीडियो, आज की क्लास के लिए इतना काफी रहेगा बच्चे। 14 पॉइंट्स है नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर मैं वोकैबुलरी की 1 2 3 4 5 क्लासेस एक साथ दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बीच में जो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होते हैं उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आज के लिए इतना काफी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर गाइस।